address it. Yes. आपने ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी लिया था उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? देखो सोशो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, so for me it was a little more easier, but I have my own notes of सोशो. मतलब मैंने पूरा पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स बनाए हैं, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन इट टू मेंटर्स के पास है. सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट, यू कैन हैव एक्सेस टू इट. और सोशो का क्या है कि आपको बेसिक फंडामेंटल समझना पड़ता है. यू एवर स्टडी सोशोलॉजी बिफोर? नो, बट ठीक है, वी हैव क्लासेस फॉर दैट. I don't think that is an issue. For any optional, I feel is that you have to understand, because I mean, I can't say about maths or anything, but I can say about at least socio and PSIR कि आपसे socio specifically application based बहुत पूछे जाते हैं. तो मानो they will not ask you कि discuss Marxist concept of alienation. They will tell you कि आजकल gig economy पता है सबको? gig economy क्या होता है? तो gig economy में alienation का concept आप कैसे अप्लाई करोगे? तो वो अब आपके ऊपर होता है कि आप कितने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझते हो और आप कितने अच्छे से उसको लिख पाते हो. दैट विल ऑब्वियसली कम फ्रॉम 2 थिंग्स. फर्स्टली बी रेगुलर विद योर क्लासेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड सेकेंडली इज अपियर फॉर मॉक्स. मॉक्स बना दिए, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. तो वंस यू गेट टू दैट प्रोसेस वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं तो इस बार जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारे तो इस बार जस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहा हूँ. हमारे पास तो अभी 4 साल, इस 4 साल में लाइक हम कैसे, मतलब हमारे जो डिस्ट्रैक्शन इस पेशेंस के साथ 4 साल कैसे ले सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एक पेशेंस के साथ. ओके, सो फर्स्टली अपने ग्रेजुएशन के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि मतलब ग्रेजुएशन के ये साल वापस नहीं आने वाले हैं. यू कैन गिव मोर अटैम्प्ट्स आफ्टर योर, मतलब ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट आप दोगे 4 साल के बाद, उसके बाद देयर विल बी मोर यूपीएससी अटैम्प्ट्स लेफ्ट. लेकिन ग्रेजुएशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यू हैव टू सी, कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने के लिए यू हैव टू कीप लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द टनल, यू नो. तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे लोग अपना ये टाइम क्या ही कर लोगे, मतलब क्या आप क्या मिस कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से आएगा. आप सोशल मीडिया मिस कर रहे हो, दोस्त शायद छुट्टी के दिन, आज संडे के दिन कहीं मीटअप कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो. बट जस्ट थिंक ऑफ what will you get after these 3 years. आप if you clear it in the first attempt, you will be one of the youngest officers in the country. Just think about that. Dream, I mean, make your dream so big, dream so big कि वो देख के आपको खुद को ये लगे, और ये जब तक खुद को नहीं लगेगा ना तब तक आप नहीं कर पाओगे. मतलब मम्मी पापा बोलेंगे कि पढ़ाई कर, मेंटर्स बोलेंगे कि पढ़ाई कर, अभी डिस्ट्रैक्शन मत लो. जब तक तुम्हारे खुद के अंदर से नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ, क्योंकि मुझे बनना है सबसे कम उम्र की IAS. तो जब तक वो ड्रीम तुम्हारा उतना सॉलिड नहीं रहेगा ना, तब तक तुमको डिस्ट्रैक्शंस पीछे खींचेंगे. एक बार तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया कि मुझे वो चाहिए, तब ये कोई है ही नहीं कोई चीज़ जो तुमको पीछे खींच पाए. तो जस्ट वो जो अपना ड्रीम है जिसके वजह से तुम यहाँ पे हो आज, संडे के दोपहर की नींद बर्बाद करके, जस्ट वो अपने दिमाग में बहुत सॉलिड रखो और बहुत क्लियर रखो. जस्ट व्हेनेवर कुछ भी शेकी हो, मतलब जब भी लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, जस्ट रिमेंबर योर व्हाई कि मुझे ये क्यों करना है, एंड देन एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेसेस. एंड वन थिंग एक्चुअली आई लाइक टू ऐड टू दिस, जैसे दी ने बोला कि ये प्रिपरेशन ना खुद से आती है. तो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर कोई आपको डांट के बोल रहा है कि पढ़ो, you are not in the right zone. I can tell about myself, I can vouch for Paramita Di, and I can vouch for the other aspirants that we have been told to stop studying. Right. Like my mother's told me a lot of times that please get out of the house, go somewhere, get a little bit of life, stop studying. तो वो चीज़ होना चाहिए कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई नो करेंटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी. आई कैन मीट माई फ्रेंड्स एंड आई कैन स्क्रोल थ्रू इंस्टा रील्स आफ्टर गेटिंग अ रैंक. वो कहीं नहीं जाने वाला है. दैट्स योर टू स्टे. माई एज एंड माई अटेम्प्ट्स, they are not here to stay. So prioritize what is more important, and if you think that certain things in life are a distraction at this point of time, get rid of it. If it is social media, delete the apps. If it is your friends, reduce contact. If it is your family, there's nothing you can do. Join library and come and study.
Right. Firstly, congratulations both of you for making Thank you. it start. So हर रोज तो टॉपर्स मिलते नहीं है, तो I obviously ask a few more questions. First is कि 2023 का जो prelims था, it was different. Yes. थोड़ा बहुत आप लोगों को भी लगा होगा obviously. Definitely. So वो एक different pattern देख के वो कैसे फील रखा कि I'll have to do it this time only, फिर मैं इसी बात कर पाऊंगी. That is one thing, first question. Second question is कि in mains answer writing people say कि quotations डालो, data points डालो, right? तो उसके लिए कैसे इन दो points के लिए कैसे how do you prepare? That is the second question. Third question is कि अगर आप दोनों थोड़ा सा अपना interview वाले दिन का feel ले पाए, like nerves कैसे handle किए, थोड़ा बहुत questions, I mean the entire thing, because इतना first level account of the things कोई बोल नहीं पाएगा. Right. Saima, See, I'll tell about the pre thing for sure because when I came outside the GS जब मैं दे के निकली, I knew मेरा नहीं हो रहा है. मतलब I was so confident मेरा नहीं हो रहा है. I was thinking कि should I sit for CSAT. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना बेकार पेपर है कि मुझे तो नहीं पता कुछ भी. And I was very, I think I called sir also and I said कि sir नहीं हो रहा है, should I sit for CSAT or should I just go home, cry a little bit and then again start preparing. And he's like, no, sit for CSAT. And he told me कि CSAT और भी ख़राब आने वाला है. And I spoke to Juvi and everyone else and they all were like कि ठीक है बस रो लेते हैं थोड़ा, CSAT देना है 2 घंटे में. It was that bad. And I told everyone at my home also कि नहीं हो रहा है मेरा attempt. मतलब मेरे को उम्मीद भी नहीं था. And when I was talking to Dee, she said the same thing. She's like, I don't think हो रहा है. So हाँ, attempt waste है. मे बी थोड़ा बहुत मेज प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाते हैं. दिस वॉज द आइडिया. So, 2 things I think that worked, 3 things actually. The first thing I believe is my luck worked. मुझे honestly लगता है ये चीज़. But apart from luck is the आप मेहनत तो हम सब ने की है, right? अब हमने मेहनत की है तो शायद डायरेक्टली हमने उस नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, बट इनडायरेक्टली शायद उस नॉलेज ने कहीं ना कहीं हेल्प किया है, तभी जाके वो हुआ है. मेरे हिसाब से मे बी इट वॉज अ शॉक. Seeing the GS prelims paper this time was a shock, but maybe because हम used to हो गए थे पढ़ने के कि हम जो भी था हमें करना था. And तीसरा I think was mocks. So what we used to do is that every Sunday at the same time prelims के टाइम पे हम mocks के लिए बैठते थे. Every time, like every Sunday since Jan I think we started, और हमने ये 1 हफ्ते पहले तक किया. सो आई थिंक वो चीज़ से बॉडी इतना यूज टू हो गया था कि आपको 9 to 11 प्रीलिम्स का एक MCQ सॉल्व करना है हर संडे. वो उतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं था. मतलब वी डिड नॉट गेट बैफल्ड बिकॉज हमने 1-2 मॉक्स नहीं दिए, हमने काफ़ी मॉक्स दिए, हमने हर वीकेंड मॉक्स दिए. तो आई थिंक वो चीज़ था जो दैट इंश्योर दैट वी आर काम, दैट वी जस्ट बिकॉज वी हैड मॉक्स विच वर वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट दिस डिफ़िकल्ट. सो जब हमने मॉक्स दिए हैं, जितने मॉक्स दिए, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस उस टाइम पे टू स्टे काम कि नो मैटर व्हाट इस टाइम पे मुझे हैबिट ही है MCQ सॉल्व करने की. सो आई थिंक दैट रियली वर्कड फॉर मी. आई थिंक मेरे लिए तो वो बहुत हेल्पफुल था. इफ़ यू हैव टू ऐड समथिंग. हाँ, प्रीलिम्स के लिए मेरा इस बार का तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी. मैं 2022 का बोलती हूँ क्योंकि 22 में मेरा काफ़ी मतलब मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ था प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई 5th अटेम्प्ट. तो उस टाइम पे जो मेरे लिए वर्क किया था, उस टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था. अगर आप लोगों को पता है 22 में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आया था, नॉट एज डिफ़िकल्ट एज 23 वाला, लेकिन 22 में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था. और मुझे याद है मुझे वहाँ पे बैठ के लग रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों मैं ये पेपर दे रही हूँ, मतलब इज़ इट इवन वर्थ इट. मैं मतलब अच्छे खासे जॉब में हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठ के ये एक पेपर लिख रही हूँ, कभी होने भी वाला है क्या ये, मतलब नहीं होगा. लेकिन व्हाट वर्क फॉर मी कि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स लिखे थे, तो एक वो मॉक देने का हैबिट. सेकेंडली इज आप शायद कॉन्शियसली कुछ कर भी नहीं रहे हो, मतलब कॉन्शियसली आप नहीं वो कर रहे हो, लेकिन पेरिफेरल नॉलेज जो आप इतने सालों से पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाता है टू बिल्ड योर इंट्यूशन, टू बिल्ड योर एडुकेटेड गेस, वॉट एवर यू कॉल इट. तो वो एडुकेटेड गेस लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है जितनी आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो, जितनी आप ज़्यादा मॉक्स लेते हो. तो वो एक और चीज़. एंड थर्ड थिंग जो आपने अभी बोला कि नहीं मुझे अभी करना है, इसी साल करना है, आई थिंक वो ऐसे नहीं होता है. जैसे कि अभी साइमा ने बोला निष्काम कर्मा, दिस ईयर का अटेम्प्ट 23 का अटेम्प्ट मेरा भी वैसा ही मतलब
निष्काम कर्मा मोड में ही था। निष्काम कर्मा मोड नहीं, मेरा ऐसे क्या ही हो जाएगा मोड में था इस बार कि मेरा 22 तक आई नेवर लेफ्ट होप, क्योंकि मुझे लगता था अच्छा देखते हैं प्रीलिम्स क्लियर करके कैसा लगता है, अच्छा देखते हैं मेंस क्लियर करेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा मेंस लिखने में कैसा लगता है, अच्छा इंटरव्यू देने में कैसा लगता है। 22 अटेम्प्ट में तो मेरा वो सब हो गया था, इंटरव्यू तक तो मैंने दे दिया, तो पूरा 23 अटेम्प्ट में इस मोड में रही हूँ क्या ही होगा, ठीक है मेंस तो पहले भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है इंटरव्यू तो पहले भी अच्छा हुआ है, क्या ही होगा। लेकिन यू हैव टू कीप डूइंग योर थिंग। तो मेरे साथ 22 अटेम्प्ट में जो हुआ, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे नहीं पता कैसे करना है लेकिन मुझे इस बार करना है। मैंने इस बार मैंने सोचा था कि ठीक है अगर शायद नहीं भी होगा, लेकिन जब तक मुझे मतलब जब तक मैं हूँ इस रूम में, मेरे पास और कुछ करने को तो है नहीं ये पेपर सॉल्व करने के अलावा, तो मैं वो करती हूँ विथ वट एवर नॉलेज आई हैव, विथ वट एवर ऑनेस्टी जिसके भी साथ मैंने पढ़ाई किया है, मैं उस अपने ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा दे के ये पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मैं 22 के मतलब वो वहाँ पे रूम में बैठ के मुझे पता चल रहा था कि ये प्रीलिम्स मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट आई डिड, जो मैंने अच्छा काम किया वो है कि मैं वहाँ बैठ के वहाँ उसको आधा छोड़ के रोई नहीं, मैं वहाँ बैठ के वो कंप्लीट की, फिर बाहर आके रोई। जैसे कि साइमा भी बोली, मतलब सबकी हालत हो जाती है रोने वाली, लेकिन क्लियर उसका होता है जो वहाँ पे बैठ के ना रोके, अपना नर्व स्ट्रांग रख के ये सोचता है कि मैं यहाँ तो कर लूँ, जितना भी अभी मेरे पास है मैं वो तो कर लूँ, फिर उसके बाद जब टाइम होगा तब रोऊंगी। और ये आई थिंक क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ एक, आई लाइक टू टेल यू कि देखो लाइफ में ना कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सब है, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब सही चल रहा है लाइफ में और आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा हमको शायद किसी को देख के ऐसे हम लोग को लगता होगा कि उसका कितना सही है यार, उसका कितना सही है यार, किसी का कितना सही नहीं है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास अपने अपने रीजंस हैं टू ब्रूड, लेकिन यू हैव टू थिंक कि आपके पास जितना भी रिसोर्स है, दिस इज़ व्हाट सिविल सर्विसेज एनी सर्विस इज़ ऑल अबाउट, कि आपके पास हमेशा टाइम क्रंच रहेगा, आपके पास हमेशा रिसोर्स का क्रंच रहेगा, कुछ ना कुछ मुश्किल हमेशा रहेगा, कोई भी मुश्किल लाइन में नहीं लगने वाला है, सारे मुश्किल साथ ही में आएंगे, लेकिन आपको वहाँ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे क्या, मेरे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे आपको जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो करो। एंड ऑलवेज जैसे कि मैंने बोला, ट्रस्ट योर work, trust your good work, trust your hard work, or it will pay off in some way. What was your second question? Data points and quotations. Data points and quotations. ये शायद साइमा I'll add. I think mains answer writing is a different ball game altogether. एक चीज़ मैं एडवाइस कर सकती हूँ इस, आप जब भी पढ़ो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं अभी प्रीलिम्स के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करूँगी, मैं मेंस का कुछ देखूँगी नहीं। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू हैव अन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। आप दोनों करते रहो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आंसर राइटिंग करो प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, राइट, बट कीप ऑन रीडिंग। रीडिंग में कोई ख़राबी नहीं है। सेकेंडली इज़ enjoy the process. Don't treat it, see we have this tendency of treating it as work कि एग्ज़ाम है क्लियर करना है, बट हम जब तक वो करते हैं ना, हम तब तक एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी नहीं डेवलप करते, और अल्टीमेट हमारा राउंड टेस्ट होता ही है पर्सनालिटी टेस्ट. सो enjoy the process. It's not an easy job to enjoy the process because UPSC takes a lot from you, but at least think that you are actually getting knowledge, you are actually learning, and trust me, once you complete your one round of preparation, I can guarantee you that no other service or no other profession for that matter will ever give you this much knowledge. आप कुछ भी कर लो, आप MBBS कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है. विद UPSC you have an all round knowledge regarding everything. So start enjoying the process, start actually thinking that आप कुछ सीख रहे हो. कोई आप you're not learning on gun point, you're learning it out of will. For facts, देखो quotations, I'm not a person of quotations, so I've never used quotations in my answer, so I can't say anything about that. आंसर राइटिंग का सबका अपना एक अलग तरीका होता है. आइडेंटिफाई आपका तरीका क्या है, आपका स्टाइल क्या है. आप अगर कोटेशंस लिखने में, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ कोट्स, अगर मैं लिखती तो मुझे लगता है वो नेचुरली नहीं आता, मैं कुछ उल्टा सीधा कोट लिख के आती, वो नहीं जचता मेरे आंसर में. फैक्ट्स, येस, आई मेंटेन्ड we'll discuss this in answer writing class, but for me I can say I maintained a factual list in the sense कि मानो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में कि वेस्ट बंगाल इज़ अमंग द हाईएस्ट स्टेट्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज.
मान लो। तो मैंने बस एक किताब के पीछे मेरे 4 किताब होते थे, GS 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे पता है ये GS 1 या GS 1 का पार्ट बन जाता है सोसाइटी में, तो मैंने इसको पीछे कहीं लिख लिया, ठीक है। और ऐसे करके मैंने हर किताब के पीछे 2-3 पेज फैक्ट्स की बना दिए थे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज़ 37%, कुछ ऐसा। तो मैंने वो कहीं लिख लिया और मैंने बस एग्ज़ाम के पहले ये 2 पेज घुमा लिए। तो आई थिंक वो एक फैक्चुअल आप कलेक्ट करते हो, हर फैक्ट आप नहीं कलेक्ट करते हो, बट मानो कुछ बहुत यूनिक मिलता है। फॉर इंस्टेंस एथिक्स में मैंने पढ़ा था कि एलिफेंट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए उन्होंने बी कीपिंग की है, तो मुझे बहुत यूनिक लगा ये स्टाइल, सो आई रोट इट एंड आई यूज दैट इन माई आंसर। सो लर्न टू राइट, इफ़ यू फाइंड समथिंग दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग, उसको कहीं लिख लो और एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कर लो। फॉर मी ये सबसे सिंपल तरीका था टू रिवाइज एंड टू एक्चुअली हैव क्या हम बोलते हैं उसको, हैव अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपका सोर्स वो तो न्यूज़पेपर हो गया, कभी कोई किताब पढ़ा तो कुछ अच्छा पढ़ लिया, वो कर लिया, मतलब डिपेंड करता है। मानो कभी नेटफ्लिक्स पे भी कुछ अच्छा देख लिया, लगा बहुत यूनिक स्टाइल है तो लिख लो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ोगे। लाइक आई एम अ पर्सन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ शोज़, ठीक है। आई वॉच अ लॉट ऑफ सीरीज, स्पेशली सिटकॉम्स। तो इनफैक्ट जब नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स में अभिजीत बैनर्जी ना, तो उनका एक था कि उन्होंने सिटकॉम्स को यूज़ किया था टू प्रमोट फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों को हेल्दी हैबिट सिखाने के लिए उन्होंने एक कार्टून का सिटकॉम सीरीज़ बनाया था बिहार में, बच्चों का फूड इनटेक न्यूट्रिशियस करने के लिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था आइडिया, दैट ऑल्सो आई नोटेड। वो यूज़ नहीं कर पाई मैं कहीं, बट मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, सो आई नोटेड इट डाउन एंड आई रिमेंबर इट। सो इट कैन बी एनी वेयर, इट कैन बी ए न्यूज़ पेपर, इट कैन बी अ सीरीज़ दैट यू वॉच, इट कैन बी एनी थिंग। तो जस्ट अगर आपको लगता है कुछ बहुत यूनिक है जो आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, नॉट समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, समथिंग विच इज़ इम्प्लीमेंटेबल, समथिंग विच इज़ रियलिस्टिक, नोट इट डाउन। राइट। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि साइमा ने बोला, आपके पास बहुत सारे, अगर आप कोर्स कलेक्ट करना चाहो या अगर आप फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहो, उसकी कोई कमी नहीं है मार्केट में, देयर इज़ अबंडेंस ऑफ इट। लेकिन आपको सिर्फ वही चूज़ करना है जो आपको स्ट्राइकिंग लगे, क्योंकि मेंस के उस प्रेशर में जब आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने होंगे, 250 मार्क्स आंसर करने होंगे, 7 मिनट में एक 10 नंबर का और 11 मिनट में एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होगा, उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ वही आएगा जो आपके दिमाग में एक्चुअली स्ट्राइक किया है। आप एकदम 10 फैक्ट लिस्ट बना के उसको पढ़ के जाओगे रट्टा मार के, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग कोड्स और व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग डेटा, सिर्फ वही नोट डाउन करो जो आपको स्ट्राइक करे। हो सकता है कि जो साइमा को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मुझे नहीं लगे, क्योंकि साइमा इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सिटकॉम्स, इसीलिए उसको वो अभिजीत बैनर्जी वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा और शी कलेक्टेड इट। मुझे कुछ और अच्छा लग सकता है और मैं वो कलेक्ट करूँगी, क्योंकि अगर जब आप वो लिख रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो, तब अगर वो उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हो, इट विल नॉट स्टिक टू योर माइंड। ऐसे मतलब छोटा सा सिलेबस तो है नहीं कि आप इतना ही बार बार रिवाइज करके पढ़ के चले जाओ और याद रह जाए। तो वही कोट कलेक्ट करो। मैं जैसे आई एम अ पर्सन ऑफ कोट्स, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ और मैं भी कहीं से भी किसी भी बुक से जो भी आता है मैं उसको उठा लेती हूँ, लेकिन रखती वही हूँ जो मुझे स्ट्राइक करता है, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम हॉल में याद वही आएगा जो मेरे दिमाग में मतलब मुझे टच किया है, जो फैक्ट या जो कोट ने। तो सिर्फ इतना ही कलेक्ट करो जो आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जो आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वरना रिप्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा फंडा यह है कि जो आपको लगे कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो लो। सबके पीछे वो डेटा दे रहा है, मतलब मुझे वही डेटा लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अलग डेटा लिख के भी देयर आर 1016 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, सबके अलग अलग स्टोरीज हैं, सबके अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। आप अपना बनाओ, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? इंटरव्यू वाले दिन यू कैन। अच्छा, क्योंकि साइमा बस वन मोर थिंग इफ आई मे ऐड, साइमा, मैं अगर थोड़ा टाइम है तो मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। साइमा भी बोल रही थी लविंग द प्रोसेस, तो हम सबको बहुत लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो मैंने ये कहीं लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एकदम डाउन थी, तो मैंने कहीं टेलीग्राम में एक स्टोरी पढ़ा था, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि हम सबको लगता है कि कितना स्ट्रगल है हमारी लाइफ में। तो
तो एक ऐसा कोई बंदा है जो ORN में है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वो काफ़ी सालों से UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक दिन वो सुबह चल के गया और एक कोई थे टैक्सी ड्राइवर, वो अपना टैक्सी साफ़ कर रहे थे, तो उनसे मिला, उनसे ऐसे ही बात कर रहा है मॉर्निंग वॉक करते हुए। तो वो अंकल बोल रहे हैं कि बेटा क्या करते हो? तो ये एस्पिरेंट बोल रहा है कि ऐसे ही कुछ नहीं अंकल, पढ़ाई करते हैं। तो बोलते हैं तो पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ नहीं क्यों बोल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा बोलो। तो बोलते हैं नहीं अंकल 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो बोलते हैं पता है बेटा, मैं जब 19 साल का था तो मेरे घर वालों ने चने पकड़ा के घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ बेचो, और मैं बच्चा था, मैं बेचना चालू कर दिया, और फिर वैसे ही निकल गए इतने साल, और मैं पिछले 26 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी ये जो मौका है ना पढ़ाई करने का, ये इसको ऐसे मत सोचो कि ये स्ट्रगल है, ये एक मौका है। क्योंकि अभी जो आप लोगों के पास सब है, ये जो पढ़ाई करने का मौका, ये सबको नहीं मिलता। आप अगर स्ट्रगल कर पा रहे हो, और उसके बाद ये मैंने टेलीग्राम में पढ़ा था ये स्टोरी, और उसके बाद एक कोट लिखा हुआ था कि कुछ हम हैं आसिरे ज़ब्त, इजाज़त नहीं है हमें, रो पा रहे हो आप, मुबारक हो, रोइए। तो और उसको कन्वर्ट करके जो ये लिख रहे थे टेलीग्राम का कोट, वो लिखे थे स्ट्रगल कर पा रहे हो आप, मुबारक हो, करिए। क्योंकि अगर 6 अटेम्प्ट्स निकल गए ना, उसके बाद रोके भी ये स्ट्रगल करने वाला टाइम नहीं मिलेगा। तो बी थैंकफुल फॉर द चांस दैट यू हैव गॉट टू स्ट्रगल, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। और ये सोचने के बाद अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं स्ट्रगल तो है नहीं, ये प्रिविलेज है एक्चुअली स्ट्रगल करना। तो फिर इसके बाद बोलते हैं इंटरव्यू कैसा था, राइट? ये क्वेश्चन है। इंटरव्यू कतई ख़राब था अगर ऑनेस्टली बोलूँ। आई हैड दिनेश तासा बोर्ड, मॉक्स दिए थे मैंने, ठीक थे मेरे मॉक्स, अच्छे थे पहले से, इट वाज गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, बट विद दिनेश तासा बोर्ड the thing was that the first question the chairman asked me, so you know the placement, right? So a person is sitting and दो यहाँ आप यहाँ बैठते हो, and बहुत close बैठते हो। तो he asked me about sociology. The first question he is like कि अच्छा sociology optional है, graduation है, favorite sociologist कौन है? तो मैंने बता दिया। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसी से रिलेटेड, फिर एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोल दिया बिकॉज मुझे जेन्युइनली पसंद है सोशोलॉजी। देन ही लुक्ड एट मी and I think in that moment he decided that I am not going to ask anything about sociology, and then he is just like कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हो, रैंडम एकदम शिफ्ट। तो मैंने बोला, देन ही जस्ट काउंटर, देन अगेन ही सेड कि आर्टिकल 212 क्या है? मैं बोली सर नहीं पता, आई एम सॉरी सर, आई कांट रिकॉल। देन ही अगेन स्टार्टेड जस्ट रैंडम क्वेश्चंस। उस मोमेंट आई रियलाइज दैट माई इंटरव्यू इज गॉन, हो गया, मुझे नहीं आता। द सेकेंड पर्सन फॉर सम रीज़न ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेन्स, और मेरे डैफ में ट्रेन शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैंने ज़िंदगी में, ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रैवल करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज़ लाइक ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला सर ऑप्शन मना तो नहीं कर सकती, पूछ लो। देन ही स्टार्टेड कि हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का डिफरेंस बताओ। मैं बोली ठीक है सर, मैं लाइक आई एम सॉरी सर। तो बोलते हैं टेल मी अबाउट द 3 कॉरिडोर्स। तो मैंने उनसे पूछा, बजट में आया था, मैंने बोला सर द corridors that have been launched in budget. He's like no. Probably then I'm sorry sir, I can't recall. Then he's like the ones in the budget. Then I looked at him. I was like that's what I said. But then he just left it. Then he's like train का speed बताओ। मैं बोली सर नहीं पता। He's like कौन सा track use होता है? I was like I'm sorry sir. Then he's like कि station बताओ कहाँ से कहाँ आता है? मैं बोली सर sorry. I went on saying sorry to that person because I literally know nothing about trains. Then he asked about corridors, थोड़ा बहुत पता था, उसमें भी वो एकदम डेप्थ में चले गए कि गति शक्ति बताओ, वो पता था। बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ बताओ, वो पता था। तो एक हमने बहुत कॉमन चीज़ पढ़ी है कि 14% ऑफ द GDP का लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। मेरे को बोलते हैं क्रोर्स में कितना होगा? मैं बोली सर नहीं पता। Then like I was frustrated by that time. द थर्ड मेंबर आज नाइस रैंडम क्वेश्चंस कि रशिया के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है, न्यूज़ में था। चौथी मेंबर भी वो सिंपथाइज की मेरे से बहुत ज़्यादा, एंड शी टोल्ड मी कि बहुत रैंडम पूछे जा रहे हैं, थोड़ा डैफ पे आते। तो थोड़ा उन्होंने मुझसे सोशियो का पूछा कि मानो कल को DM बनती हो तो ओल्ड एज पीपल के लिए क्या करोगी, स्लम्स के लिए क्या करोगी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है भाई। द फिफ्थ मेंबर ही सेज दैट लेट्स डिस्कस अबाउट सॉन्ग्स एंड डांस। मैं आउटसाइड क्लेम कर दी दैट आई एम सॉरी सर, माई नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी लिमिटेड, नेवर इन माई लाइफ हैव आई एवर sung or danced anywhere, but he said because he wanted to.
He did not care. He asked me about a song. I said, I'm sorry, sir. I don't know. Again, he asked me about a song. Again, I said, I'm sorry, sir. I don't know. This went on for 5 times. And ultimately, I just laughed. I was like, I'm sorry, sir. I really do not know about songs. That's when he stopped. Then he's like, Ekla Cholo Re सुना है? मैंने बोला हाँ सर सुना है. बोलते बंगाली में बोल के सुनाओ. तो मैं सुनाई. फिर बोलते मतलब बताओ. तो मैं बता दी. 2 ही लाइन आता था. थैंक्स टू द मूवी कहानी सुना था. बता दिया. So movie देखना paid off. And then they went to my, in the last 5 minutes they went to my dive. अच्छा हॉबी में ये है क्या, ये क्या होता है. तो आई वाज लाइक चलो लास्ट में. बट मेरा इंटरव्यू मतलब आप सोच लो ना, मैंने कितने बार सॉरी बोला है. ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत ही ख़राब गया. तो मैंने आके बाहर बोला कि यार 150 भी दे दे तो बहुत है. मैं तो 150 से ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. And I was very, very disappointed because I had really worked very hard. I had almost 250-300 pages work on my DAF and they did not ask anything. But two things I realized. They gave me good marks. Honestly, they gave me a 193. So That's things huge, I realized. if you know. कि वो आपसे 2 ही चीज़ चेक करते हैं. फर्स्टली आप इरिटेट होते हो या नहीं. ठीक है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मुझे इरिटेट करने की. बट आई वॉज काम थ्रू आउट. मतलब मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं था इन माई इंटरव्यूज़. द सेकेंड थिंग वॉज दे वॉन्टेड टू सी, आई बिलीव दे वॉन्टेड टू सी इफ़ आई वॉज ऑनेस्ट इनफ. बिकॉज मैंने इतने बार सॉरी बोला है कि उनको लगा कहीं ना कहीं तो मैं झूठ बोल दूँगी और वो मुझे फंसा लेंगे. बट आई वॉज वेरी ऑनेस्ट. मैंने बोला आप 100 बार सॉरी बोल दूँगी लेकिन नहीं आता तो झूठ क्यों बोलूँगी. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दे लाइक. और जहाँ मैंने गेस लिया वहाँ मैंने बोल के लिया दैट सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस. So this is a guess, I'm not very sure. तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट थी. So I think that is what they like. But one lesson from interview is that do not judge the interview. मतलब ये मैंने सुना था कि आपका इंटरव्यू जो आपको लगता है ख़राब जाता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है. और ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मेरा जो इंटरव्यू सबसे ख़राब गया उसमें मुझे सबसे अच्छा मार्क्स मिला और जो सबसे बेस्ट गया था उसमें सबसे ख़राब मार्क्स मिले. तो उसकी बात मेरे दिमाग में थी एंड दे गिव मी गुड मार्क्स. सो ओनली रिमेन काम. नो मैटर वॉट, काम रहो. कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे, बट जस्ट स्टे काम एंड यू नो जस्ट बी ऑनेस्ट. मेरे हिसाब से आई थिंक दीज 2 थिंग्स विल रियली हेल्प यू सेल थ्रू द इंटरव्यू नो मैटर वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. एब्सोल्युटली. मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मतलब लास्ट ईयर तो मैंने दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा था कि सारे रूम्स का शायद एक ही तरह का सेटअप होगा. तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि इस बार रूम्स के सेटअप चेंज हुए हैं क्या. तो मेरा सुमन शर्मा बोर्ड था और एक और मेरी नोन कैंडिडेट थी जिनका पहले सुमन शर्मा बोर्ड था. तो मैं चाहती तो पूछ सकती थी मतलब पहले जब पता चला कि उनका सुमन शर्मा बोर्ड है तो मैं हर किसी से पूछ सकती थी अच्छा रूम का सेटअप कैसा है, रूम का सेटअप कैसा है. नहीं, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ कि नहीं मुझे पता है कि रूम का सेटअप कैसा होता है. तो जैसे ही आई एंटर्ड दिस टाइम, लास्ट टाइम क्या काफ़ी डिस्टेंस था. सपोज़ यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मेरा चेयर रखा हुआ है और वहाँ पे मैम सर लोग बैठे हुए हैं एक टेबल करके. मुझे लगा ऐसा कुछ सेटअप होगा. इस बार जैसे ही मैं अंदर गई, एक बड़ा सा टेबल है और टेबल के चारों ओर जैसे सब मतलब खाना खाने बैठते हैं एकदम बहुत क्लोज. मतलब ये वाले मेंबर में से इतने दूर हैं, ये वाले में मतलब मैं हाथ पसारूंगी तो लग जाएगा उनके, मतलब इतने पास है. तो मैं जैसे ही रूम में एंटर हुई और वो चल के जा रही थी और देखा मैंने कि वैसा सेटअप है, तो वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो गया था मेरे लिए. लेकिन फिर मैं जाके बैठी ग्रीट करके और फिर दे स्टार्टेड ऑफ विद द क्वेश्चंस. तो पहले मेंबर ने सुमन शर्मा मैम थी, वो उन्होंने मुझे मेरे जॉब के बारे में पूछा कि जॉब में वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि अच्छा ये किया है, फिर ये किया है, अच्छा तो जॉब में तुम्हारा जॉब कैसा है. तो आई सेड कि कैसा मतलब क्या क्या काम करना पड़ता है. तो मेरे जॉब में मीडिया इज़ वन थिंग कि जहाँ पे मुझे मीडिया मतलब मैनेज करना पड़ता है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी कुछ काम गवर्नमेंट कर रहा है वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए वो मेरे डिपार्टमेंट का काम है. तो वो फिर मुझे पूछे कि अच्छा सपोज़ कहीं पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ लॉन्च हुआ है तो उसको अगर आपको डिसिप्लिनेट करना है वो नॉलेज, तो आप मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो कैसे करोगे. तो मैंने बोला सर मतलब वैसे तो 1 by 1 कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे से वो लोग अपना मटेरियल ख़रीदते हैं वहाँ पे जाके बोलेंगे तो वी कैन टैप मोर नंबर ऑफ़ पीपल. तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तो बहुत सारे विमेन को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना होगा तो कैसे करोगे. तो मैंने बोला ऐसे जी के थ्रू करेंगे.
फिर उन्होंने पूछा, मैं TCS में थी पहले, तो TCS में कुछ एक नया चेंज ऑफ रूल हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम बता के मुझे पूछा कि ये पता है क्या। मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे पता था कि वो चीज़ क्या है, लेकिन उसका नाम वो है वो नहीं पता था। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने मना किया कि नहीं पता, फिर वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ है। तो मैंने बोला अच्छा मैम ये, हाँ मैंने सुना था, बस नाम नहीं पता था। फिर वो बोलते तुमको कैसा क्या लगता है, ये सही लगता है कि गलत लगता है? तो मैंने बोला जो भी मेरा व्यूज़ था उसके बारे में। फिर द नेक्स्ट मेंबर आस्क्ड समथिंग अबाउट, ओके, द नेक्स्ट मेंबर आस्क्ड मी अबाउट सिंगूर इशू, टाटा एविक्शन फ्रॉम सिंगूर इशू। तो मैं बता रही थी, बताते बताते मैंने गलती से बोल दिया कि आवर ऑनरेबल CM वाज, आई मीन शी लेड द थिंग ऑफ टाटा एविक्शन। गलती से बोल दिया क्योंकि ऐसे ही बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, तो मैंने गलती से वो बोल दिया, और बोलते ही मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैंने क्या कर दिया है। तो आई इमीडिएटली, और मुझे मतलब तभी, लेकिन मुझे अब वो उसका कमबैक करना था, तो मैंने इमीडिएटली बोला बट सर दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न जिसकी वजह से, उन्होंने बोला था कि वो टाटा सिंगूर इंसिडेंट की वजह से आपका वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी कैसे हर्ट हुआ है या नहीं। तो और मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि शी हैड लेड इट। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, लेकिन सर इसके सिर्फ इसके वजह से नहीं हुआ है, आई थिंक वी हैव हैड पार्टीशन, उसके वजह से हुआ। फिर वी हैव हैड नक्सलिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर वी हैव हैड अ रूल where the perception of the government was like that it was very pro workers and not pro business. So all this together with the Tata eviction issue, they led to the going down of the economic status. तो मुझे लगा वैसे वहाँ पे मैंने थोड़ा संभाल लिया उस चीज़ को। फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मैंने सॉरी बोले, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं कि क्या क्या पूछे थे, लेकिन काफ़ी सारे बहुत रैंडम क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए थे, लेकिन वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। फिर मुझे कोलकाता के, पुराने कोलकाता के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में काम करती हूँ, मेरा ऑप्शनल बंगाली लिटरेचर है, तो बंगाली के बारे में मुझसे पूछना तो बनता ही है। लेकिन कुछ एक पूछा था उन्होंने कि ट्रेडर्स के साथ वेस्ट बंगाल का कुछ तो कनेक्शन उन्होंने पूछा था जो मुझे नहीं आता था, फिर मैंने सॉरी बोला। फिर उन्होंने कुछ IR के क्वेश्चंस भी पूछे थे, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, ये वो सब हुआ। म्यांमार इशू पूछा उन्होंने, फिर वो सब। उसके बाद दे केम टू माय हॉबी पार्ट विच वाज इंटरेस्टिंग। मेरे हॉबी में सत्यजीत, आई मीन रीडिंग बंगाली नॉवेल्स विद स्पेशल फोकस ऑन सत्यजीत रे, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट बंगाली नॉवेल्स एंड सच थिंग्स। एक मुझसे भी एक सॉन्ग पूछा गया था, पता नहीं इस बार सॉन्ग के साथ उन लोग का कुछ ज़्यादा है, तो वो लोग मुझे पूछे कि खुदीराम बोस कौन है, तो फिर मैंने बताया। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तो बताओ खुदीराम बोस के बारे में एक बहुत फेमस बंगाली सॉन्ग है, पता है क्या? तो जो वो क्या था, एकबार विदाई देमा घुरे आशी, तो मैंने बोला वो। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सत्यजीत रे तुम्हारे फेवरेट है, तो तुमको क्या लगता है कि सत्यजीत रे के बाद बंगाल में कोई अच्छे डायरेक्टर्स नहीं बने हैं, ऐसा हम लोग को लगता है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? तो मैंने बोला सर अब हाँ, दिख तो मुझे भी कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन मैंने बोला सर ऐसा नहीं है। फर्स्टली जब सत्यजीत रे फिल्म बना रहे थे तब भी ऐसा नहीं, तब भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन तो मिल नहीं रहा था, बहुत लेट उनको अप्रिसिएशन मिला। तो शायद अभी भी ऐसे कुछ होंगे जो डायरेक्टर्स अच्छे काम कर रहे होंगे, शायद अभी हमको पता नहीं है। वी कैन बी होपफुल के बाद में आए। और फिर ऐसा नहीं है कि सत्यजीत रे के बाद एक भी जन नहीं आए। वी हैड ऋतुपर्णा घोष, वी हैव शिव प्रसाद नंदिता। सो शिव प्रसाद नंदिता मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो मैं अभी बोल रही हूँ, उस टाइम पे नहीं बोल पाई थी, मैं सिर्फ ऋतुपर्णा घोष बोली थी। फिर वो सॉन्ग ये सब के बारे में भी बोले थे कि कोई सिंगर डांसर, मतलब सिंगर और आर्टिस्ट ये सब नहीं आ रहे थे। तो मैं बोली क्यों सर, अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल है, तो जो भी दिमाग में आया मुझसे बन पाया, मैंने उनका नाम लिया और बोला कि ये सब तो कर रहे हैं सर। और डायरेक्शन के बारे में ऐसा होगा कि बहुत लोग शायद अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक फोकस में नहीं है, आई कैन होप कि वो ज़रूर फोकस में आएंगे। ये सवाल था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा वो बंगाली रसगुल्ला का कंट्रोवर्सी, कि मुझे पता है इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट बंगालीज के लिए रसगुल्ला, बट वो तो उड़ीसा को दे दिया उन्होंने, तो तुमको कैसा लगा? मैं बोली नहीं सर ऐसा नहीं है कि उड़ीसा को दे दिया, उड़ीसा को रसगुल्ला दिया है, हमको बांग्ला रसगुल्ला नाम का GI टैग दिया है। तो उन्होंने दोनों को दिया है। एंड येस, एज अ बंगाली आई डू डेफिनेटली I mean, I'm touchy about the matter of sweets and rasgulla, but we have to be very, I mean, this is not a case of emotions. We have to go by the facts कि कहाँ पे पहले हुआ है and all that. तो I am very much sure कि वो सब सोच के ही उन्होंने ये GI टैग असाइन किया होगा।
तो वो हो गया। फिर उन्होंने सत्यजीत रे के बारे में पूछा कि उनकी कौन सी मूवीज़ तुमको पसंद है, तो मैंने बोला, और दिस इज़ व्हाट दे चेक कि तुमने सच में देखा है या नहीं। ऐसे ही तो नहीं सत्यजीत रे का नाम लिख दो, ऐसे ही तो नहीं किसी भी फिल्म का नाम बता रही हो। फिर उन्होंने पूछा कि उसके अच्छा उसमें कौन सी सीन तुमको सबसे पसंद है, तो मैंने बताया। फिर आई मीन दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था क्योंकि मुझे पता है, आई रिमेंबर कि जो मतलब चेयरपर्सन थी उन्होंने फिर इशारा किया इनको रुकने के लिए। फिर दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज योर फेवरेट सीन इन द मूवी, और वो मेरा आंसर मुझे थोड़ा अच्छा, मुझे खुद को भी देख के अच्छा लगा था, एंड माई इंटरव्यू एंडेड विद दैट। तो शायद उसके वजह से थोड़ा आई गॉट अ 187 विच इज़ ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, Like Simon and both of you said that being a topper or being good in school and college, doesn't it get you too much exhausted while preparing? Because ma'am, I could completely relate with your notion that having been a good student in school and then performing well, ma'am, you're from St. Xavier's, you must be knowing about the various societies and science association there. I was the secretary of science association in this session for my college. But then, doesn't it get you overwhelming and exhausting at points of time after so long preparation, even though you are very perseverant to it, but doesn't the preparation gets to you that it's so tiring and draining? I think it definitely does. I mean, I don't think there is any aspirant, unless people who are exceptionally smart. कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में एकदम छक्का मारते हैं, मैं नहीं हूँ उनमें से। तो मेरे लिए टायरिंग था और मेरे लिए ड्रेनिंग भी था। लाइक आई सेड, आई हैव मल्टीपल टाइम्स आई हैव थॉट कि क्यों आई मैं इसमें, like I have told my parents also that you all should have been a little more strict. You all should have told me कि science लो ज़बरदस्ती। So they did not, they let me take what I want to, and so obviously मतलब तुम सोचो इतना ड्रेनिंग हो जाता है, इतना टायरिंग हो जाता है that you लाइक कि पेरेंट्स की बात सुनने नहीं चाहिए थे, क्यों आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, nothing to fall back on. It is, there is no doubt that UPSC ऐसा नहीं है सिर्फ आपको देता है, UPSC आपसे लेगा भी, वो आपसे लेगा भी, but unless it takes certain things from you, unless it drains you, how do you become strong, how do you become resilient, how do you become perseverance? आज आप बोल रहे हो कि हम दोनों perseverant हैं, आप इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि हम लोग इतने बार फेल हुए हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम में करते तो आप शायद बोलते हम स्मार्ट हैं, आप ये नहीं बोलते कि आप perseverant हैं। तो आई थिंक सबकी अपनी पर्सनालिटी अलग बिल्ड होती है, यूपीएससी में सबकी अपनी जर्नी होती है। एवरी वर्च्यू दैट यू गेट in this preparation is to help build your personality and help you in the long run. You will have to work under a lot of political pressure, you will have to handle a lot of things, that is going to be draining as well. I mean, we've heard officers tell us that this was the golden period, ये तो मज़े वाले थे, अब सर्विस में आओगे तो समझ आएगा। तो वो कितना ड्रेनिंग होगा, वो कितना ओवरवेलमिंग होगा, but this is what we choose, this is what we want, and I guess this is the price you pay for it, which seems like a very small price at the end of the day. If you make through it, you don't regret it at all. मानो नहीं होता है, I have known people who have exhausted their 6 attempts, who are exceptionally brilliant, but you can say luck नहीं favor किया, but they are also doing very very well for themselves because they know how to work hard. वो ये सीख गए हैं कि भाई मेहनत कैसे करनी है, परसिवियरेंस कैसे रखना है, और नॉलेज तो आपने गेन कर ही लिया है 6 सालों में, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल प्राइस यू पे आई गेस फॉर द रिजल्ट्स। हो नहीं हो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट कैन बी, बट वही है कि कुछ तो आप सीखोगे ना, मतलब कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप ये दे देते हो। डेफिनेटली वही बात है कि जब आपको छोड़ने का मन करे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, जब भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जस्ट रिमेंबर कि इसके पीछे क्या था, किसके वजह से मैंने शुरू किया है, और इसके आगे क्या है, कि क्या ड्रीम देख के मैंने शुरू किया है। और आई मीन दैट इफ़ यू आर वाइज इनफ एंड इफ़ योर ड्रीम इज़ बिग इनफ, आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट ले लो, जब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा घूम लो, टेक वो बोलते हैं ना, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट।
तो उसको थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा गैप दे दो। साइमा ने किया है, शी हैज़ टेकन 2 ब्रेक्स, मैंने एक भी नहीं लिया है, लेकिन शी हैज़ टेकन 2 ब्रेक्स, बट ब्रेक लो, बट डू नॉट गेट आउट ऑफ द साइकिल, बिकॉज एक बार मतलब इफ़ यू क्विट इट यू विल रिग्रेट इट लेटर डेफिनेटली, क्योंकि शायद जो लोग आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं व्हेन दे विल क्लियर, तब आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा और मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता। तो अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है, थोड़ा रेस्ट ले लो, शायद 1 साल ड्रॉप दे लो, कुछ भी कर लो, बट डोंट क्विट। थोड़ा अपने आप में संभालो, कैसे देख लो क्या करना है, लेकिन थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड एंड थिंक अबाउट व्हाई वेयर यू आर हेडेड, और फिर बाकी सब विल फॉल इनटू प्लेस। And I think one more thing is, I think for us it worked, is that surround yourself with people who have faith in you. You know, इस process में there'll be a lot of taunts and smirks and you know, school की बात, मतलब all of that, you get it, right? So surround yourself with people, because see, the mentors here had the support, because I've told sir I don't want to do it, and he's like, no, you can definitely do it, just have faith. I've told Paromita दी that I do not know ये कैसे होगा, and she's like कि तुम्हारा definitely होगा, and vice versa. I was very confident of her. So just surround yourself with people who have faith in you. इस जर्नी में ना आपकी मेहनत तो बहुत है, लेकिन उन लोगों का भी ना बहुत बड़ा रोल है जो आपके आसपास हैं। तो अपने आप को ना वैसे ही लोगों के आसपास रखो। अगर कोई भी नेगेटिव वाइब दे रहा है ना, उसको सीधा अपने लाइफ से फ़िलहाल के लिए तो निकाल दो। राइट। आई डोंट नो हाउ यू डू दैट, बट सबके अपने तरीके होते हैं, बट प्लीज़ सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु हैव फेथ इन यू, हु एक्चुअली वांट टू सी यू सक्सीड। आई थिंक दैट Right. really helps. राइट। यस। I have a question regarding option. Mhm. You said your option was Bengali literature. Mhm. So I would have chosen English literature, Mhm. but I'm a bit confused right now Mhm. because उतने लोग ले भी नहीं रहे हैं। तो Right. इसलिए कि is it better to choose subjects जो history जिसके available है notes वगैरह, institute में coaching वगैरह, या like you think it was a good choice to choose Bengali literature as optional? Did it fetch you good marks? Like उस हिसाब से if you could say something. Yes. I got a 262, which is not very good, but I mean, I expected better. It is not very good, but okay. I mean, it's It's good. Anything above 250 anything is, above 250 is good. I mean, it's good. But हाँ, मुझे पर्सनली लगा कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए था। अबाउट चूजिंग ऑप्शनल्स, हाँ मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था बंगाली ऑप्शनल लेके। मुझे याद है 2015 में somebody cleared with बंगाली ऑप्शनल, और उसके बाद शायद 2022 में आई क्लियर इट दिस टाइम आफ्टर 7 years। तो हाँ, ये बहुत कम लोग लेते हैं, स्पेशली लिटरेचर, मतलब ऐसे रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर। हिंदी बहुत लोग लेते हैं, इंग्लिश भी शायद काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे रीजनल सब्जेक्ट के लिटरेचर बहुत कम लोग लेते हैं। ऑप्शनल चूज़ करने के लिए मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। एक, कि आपको वो कितना पसंद है। वो बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपने अभी बोला कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो कि जिसके साथ जीएस का थोड़ा ओवरलैपिंग है, ये सब ले लो तो अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले देखो कि फर्स्टली जैसे कि साइमा का ये उसका ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, पहले देखो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को आप इतना पसंद करते हो क्या, कि उसके साथ आपको इतना टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल आपको 250 500 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। और ये ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल मेंस का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अगर ये तीनों में आपका मार्क्स अच्छा आ गया, यू विल बी इन द लिस्ट, नहीं तो नहीं। तो ऑप्शनल इज़ वेरी क्रूशियल, और उसके लिए ये 500 मार्क्स इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। तो आपको पहले ये, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में ना हम लोग एक मतलब सम लेवल थोड़ा मतलब सुपरफिशियल भी नॉलेज रहे तो शायद चल जाता है, लेकिन जीएस में ऑप्शनल में यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आपको वो उस लेवल तक पसंद नहीं है, तो कितना भी वो अवेलेबल ऑप्शनल हो, कितना भी उसमें सबको मार्क्स आ रहे हो, यू शुड नॉट टेक इट, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन है। आपको, मैंने पहले अपने 3 अटेम्प्ट्स में मैथ्स लिया था, क्योंकि मैथ्स तो बहुत स्कोरिंग है और मैं फिजिक्स से हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत स्कोरिंग होगा, लेकिन मुझे वो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता था। 3rd अटेम्प्ट में आई मिस द प्रीलिम्स कट ऑफ बाई 2.5 मार्क्स 3rd अटेम्प्ट में। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये क्लियर हो जाए तो माय गॉड, मुझे मैथ्स के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है यार, क्लियर ना हो इस टाइम, मतलब आई वॉज सो हॉरिफाइड कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मुझे मैथ्स के साथ मेंस लिखना पड़ेगा। डू नॉट डू दिस टू योरसेल्फ, कि ऐसा कोई आप ऑप्शनल ले लो कि आपको वो पढ़ने का मन ही नहीं हो, आप डरने लगो कि मुझे ये लिखना पड़ेगा। डोंट डू दैट।
whereas in my fourth attempt I was thrilled कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे बंगाली लिखना है, क्योंकि आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगी इस सब्जेक्ट के साथ, मुझे ये इतना पसंद है, मुझे ये इतना पढ़ना पसंद है। और बंगाली, और सेकंड चीज़ जो आपको पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, फर्स्ट इज़ कि आप उस सब्जेक्ट को कितना पसंद करते हो, सेकंड इज़ कि उसका मटेरियल या ये सब अवेलेबल है या नहीं। तो अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है देन आई शुड से कि डोंट गो फॉर इट। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके उसको कलेक्ट कर सकते हो, टीचर्स कोई हैं, या मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी के ही मेंटर्स हो। मैंने बंगाली जिन लोगों से पढ़ा है उनमें से कोई यूपीएससी के मेंटर्स नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के लिए बंगाली मेंटर्स नहीं बंगाली ऑप्शन के मेंटर आपको नहीं मिलेंगे। आप अपने कॉलेज वगैरह से देखो कि वहाँ से कोई इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स हैं या नहीं, वो हेल्प कर सकते हैं या नहीं, कोई है क्या जो आपको पेपर, क्योंकि जो देखेंगे पेपर वो तो कोई इंग्लिश लिटरेचर के ही प्रोफेसर होंगे, तो उनको पेपर एक बार चेक करा के देखो कि कैसा लग रहा है, उन लोग को ठीक लग रहा है या नहीं। अगर ये इतना लेवल ऑफ सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है देन यू शुड गो फॉर इट, एंड इफ़ यू लाइक द सब्जेक्ट देन यू शुड गो फॉर इट। वो सब मत सोचो कि मतलब उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग, उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग, इसमें इतना डेप्थ में जाना पड़ता है ना। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू विल नॉट बी एबल टू spend that much time with it. Any more questions? हाँ. Do you think that self-study made it more difficult for you for the first 2 years? Yeah, I believe actually And then coaching really helped you back up that. या बिकॉज देखो सिंपल है, बहुत लेट रियलाइजेशन था, बट रियलाइजेशन हुआ दैट फर्स्टली इट्स अ कम्पेटिटिव एग्जाम, अनलेस यू कम्पीट विद अदर्स आप अपने आप को कैसे एनालाइज करोगे। तो मैं खुद से पढ़ रही थी, और यूपीएससी का एक चीज़ क्या है दैट इट्स अ लाइक दी सेड ना कि इट्स अ ग्रेट लेवल अप, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि मानो आई लाइक सोशो सो आई हैव टू स्टडी सोशो, नो आई हैव टू स्टडी सब्जेक्ट्स दैट आई हेट। सो फॉर इंस्टेंस आई डू नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, सो आई डू नॉट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, but I have to study that, I have no other option. Similarly, people from science background may do not like, they won't like probably history or geography, but you have to study that. The problem is that you need to have conceptual clarity. Now, I have never studied economics in my entire life, and then for UPSC, I had to know all the concepts, which I could not manage on my own. Unless there is someone who tells me like very basic concepts, GDP क्या है, या फिर GNP क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, नीर क्या है, रीर क्या है, मुझे नहीं पता। अनलेस मुझे जो इस बैकग्राउंड से समझाए मैं नहीं समझ सकती इस चीज़ को। इट्स वेरी सिंपल। सो आई थिंक माई फर्स्ट 2 years the flaws that the faults or the gaps in my preparation firstly is not giving due importance to all the subjects, thinking कि मैं सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री करके निकालूंगी, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सेकेंडली competitive एग्ज़ाम है तो प्लीज़ सराउंड योर सेल्फ विद गुड कॉम्पिटिशन। आई थिंक वी ऑलवेज हैड दिस कि हमें पता था कि ये 4-5 लोग ही टॉप लिस्ट में आने वाले हैं, ये 4-5 नाम आएंगे, और इसमें कंपटीशन चलता रहता था कि किसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, किसको कम मार्क्स मिल रहा है। आई न्यू कि किसी का ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उनको मुझसे बेटर मिलेगा, मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सो सराउंड योर सेल्फ विद गुड कॉम्पिटिशन, दैट प्रोवाइड्स यू अ बेस टू एनालाइज योर सेल्फ। एंड सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, बट कभी कभी क्या होता है दैट हम घर पे जब अपने आप को सराउंड कर यू सिटिंग इन अ रूम एंड इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ठीक है। सो फॉर अस इट्स बीन अ ईयर ऑन ईयर thing, and imagine doing every day, you wake up in the morning, you sit with your book and you do it for 5 years and you have no result, right? So it's not easy, it's not at all easy. It you just feel like I have actually, there's a board in my room where I stick all the syllabus, मैंने उसको 5-6 बार फाड़ के फेंक भी दिया है कि मुझे नहीं करना है। It's that frustrating. So I think when you surround yourself with people and when you see that okay, you are not alone in this, there are people like you, there are people who are struggling like you, there are people who are out there to help you, and when you see that वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, मैं कम कर रही हूँ, आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स यू एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग देता है या एक इंस्पायरिंग फीलिंग देता है कि यार वो कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर पारमिता दी शी इज़ वर्किंग इन स्टडिंग, सो आई वाज लाइक शी इज़ वर्किंग इन स्टडिंग, व्हाई कांट आई डू दैट? So I think just surround yourself with people, use the services that are available, और सेल्फ स्टडी एक पॉइंट के बाद शायद आप कर पाओगे। इनिशियली सेल्फ स्टडी इज़ नॉट, आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन बिकॉज इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। एग्जैक्टली।
मैंने अपना मैंने 2022 तक का अपना प्रीलिम मेंस तक क्लियर करने का सफ़र वो मेरा सेल्फ स्टडी से रहा है मोस्टली. बट यहाँ आने के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग के व्हाट एज डू पीपल हु आर इन कोचिंग गुड कोचिंग सेंटर्स, व्हाट एज डू दे हैव. फर्स्टली जो जैसे साइमा ने बोला, अ गुड पीयर ग्रुप जो आपके साथ प्रिपेयर कराए, पीपल हु आर इन द सेम बोट विथ यू. क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नहीं आती तो आई वॉज प्रिपेयरिंग, घर पे अकेले बैठ के, मुझे पता नहीं है कौन कहाँ मेंस लिख रहा है, मुझे किसी का पता नहीं है मुझे. और मैं हूँ अपने जॉब के यहाँ पे जहाँ पे कोई लिख नहीं रहा है, मैं हूँ अपने घर पे जहाँ पे मुझसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ ना करूँ. तो ऐसे में आके व्हेन आई यूज्ड टू मीट पीपल लाइक साइमा एंड प्रिया एंड सहर्ष हु आर इन द सेम बोट विथ मी, हु शेयर द सेम ड्रीम्स विथ मी कि उनको भी यूपीएससी करना है. इट यूज्ड टू बी, मतलब मैं हर मतलब वीकेंड में बहुत थक जाती थी और फिर यहाँ पे आती थी सैटरडे संडेज को, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी बूस्टेड अप. एंड फिर मैं सोचती थी कि अच्छा मुझे करना है क्योंकि ये लोग इतना कर रहे हैं, ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. तो ये एक चीज़ होता है कि एक पीयर ग्रुप, एक पीयर ग्रुप आपको कंपटीशन भी देगा, पीयर ग्रुप आपको सपोर्ट भी देगा कि आई नो यू आर नॉट इन दिस अलोन, वी आर विथ यू. हम लोग भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, हम लोग भी इतने साल ही से पढ़ रहे हैं, यही चीज़ पढ़ रहे हैं. तो ये इसके लिए पीयर ग्रुप ज़रूरी है. और सेकेंडली कोई एक कॉन्सेप्ट अगर आपको ना समझ में आए सपोज, तो आप उसको गूगल करोगे, फिर से नहीं समझ में आएगा, आपको पता नहीं है विच सोर्स टू ट्रस्ट. यहाँ पे यू हैव पीपल who have cleared it, who have mastered things like this. तो आप उनसे बात करो तो ना क्या आपका आउटसोर्स हो जाता है. और स्पेशली मैं अपने 2023 वाले अटैम्प्ट के बारे में बात करना चाहूँगी. ये अटैम्प्ट अगर मैं एडुक्रेट, मैं ये लिख के दे सकती हूँ किसी भी मतलब एनी फाइन डे कि अगर ये अटैम्प्ट मैं एडुक्रेट के साथ नहीं देती तो मेरा ये नहीं हो पाता. क्योंकि 2022 अटैम्प्ट में आफ्टर फेलिंग फॉर 4 मार्क्स ओनली आई वॉज डिवास्टेटेड. अगर सर मुझे वहाँ से उठा के, इट वॉज ये वाला अटैम्प्ट आई कम्प्लीटली ओ इट टू सर. क्योंकि अगर सर मुझे वहाँ से उठा के कि नहीं तुमको देना है ये वाला अटैम्प्ट वेस्ट मत करो, फिर टाइम वेस्ट मत करो, मेंस के लिए पढ़ो, फिर मुझे नहीं पता तुम कैसे आके लिखोगे लेकिन मॉक्स तुमको लिखना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं पता कि तुम आई रिमेंबर मुझे बुखार हो गया था GS1 के पहले वाले दिन, और मैं सुबह उठ के सर को बस कॉल की थी कि सर पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाएगा. सर बोले ठीक है बस लिख के आओ जितना किया है. तो अगर जब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे मॉक्स नहीं लिखना और ये ज़बरदस्ती मुझे लेके आके मॉक्स लिखा रहे हैं. अगर वो ज़बरदस्ती मॉक्स नहीं लिखाते मुझे और बुखार के लिए मैं कुछ पढ़ नहीं पाई पहले वाले दिन, तो ये मॉक्स की वजह से ही शायद मैं लिख के आई थी. नहीं लिखती तो वहाँ पे नहीं होता. तो यू नीड somebody, you'll fall 99 times and get back by yourself, but there will be that one time when you fall and you might not be able to get back by yourself. That time you'll need a mentor to pull you up. So that sir has done for me. So I think coming here and being associated with Educrat really helped. ये 23 वाला attempt तो I totally owe it to sir and the faculty and people at Educrat. I mean the guidance that जो पारमिता दी ने बोला when she was sick, it's a 3-month gap between your prelims and mains, so you will fall sick once. और ये अक्सर मेंस के पहले ही बीमार पड़ते हैं for some reason, I don't know why. क्योंकि you are taking too much stress. Yeah, obviously. because maybe your body is exhausted. But उसमें भी he is like no, come and sit for the exam, and I also told him, I was like sir please मुझे नहीं देना है, and he's like नहीं बैठो, and he forcefully is like आना है. बट लकीली आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो कि उस दिन तो उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया, एंड दैट वाज द सेम essay that came in UPSC, and that was the same essay I attempted. So I was like, Exactly. yeah, so I mean sometimes you will get irritated with your mentors, but I know that no, my parents told me to stay back at home. They're like rest, but you know the mentors know the process. They know कि कहाँ पे आपको एक पुश रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो. तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, बिकॉज शायद मैं नहीं आती, शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करती, शायद मेरे ऐसे में वो मार्क्स नहीं आते जो आए हैं. सिंपल एज दैट. सो मुझे बहुत मतलब आई कांट टेल यू हाउ मच दे, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल सपोर्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. Exactly. और वो बहुत मिलता है. और यू हैव टू, एक चीज़ शायद यहाँ पे जो हम दोनों ने सही किया था कि हम लोग को नहीं आना था, सर आने बोले एंड वी केम. You have to be obedient, you have to be trainable, you have to be teachable. नहीं तो कुछ भी कर लो कुछ फ़ायदा नहीं है. तो थैंक गॉड कि वी ट्रस्टेड दैट मच ऑन सर कि हम लोग को लग रहा था कि नहीं घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सर बोल रहे हैं तो वो सही ही होगा, तो आ जाते हैं. ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर मेंटर्स.
इफ़ यू हैव ट्रस्टेड, इफ़ यू हैव पुट योर फेथ इन समथिंग, कीप दैट फेथ अलाइव. ऐसे ही नहीं कि नहीं अभी मुझे मन नहीं करना है तो अभी मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू ट्रस्टेड हिम एज योर मेंटर, ट्रस्ट हिम टिल द एंड एंड ही विल टेक यू टू द एंड, ट्रस्ट मी. सवाल ये करना था कि घर पे बैठ के पढ़ना बेहतर हो या लाइब्रेरी? अगेन सबका अलग प्रोसेस होता है. देखो, एवरीवन डज नॉट हैव दी फैसिलिटी कि आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है. क्योंकि फैमिलीज़ होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, नेबर्स होते हैं, लोग आते जाते हैं. तो अगर आप एकदम ही अकेले रहते हो और आपको लगता है आपके घर पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो आप करो. बट मुझे लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक सैचुरेशन लेवल विल रीच, वो आ ही जाता है कि बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ वन डे थिंग. अगर आप आज एग्ज़ाम देने बैठो तो आपको 1 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, तो आपको साल भर वो करना है. उसमें आप फेल हो गए तो एक और साल ऐड कर लो. मानो आप पूरा पास करते हो तब भी इट्स अ 1 ईयर प्रोसेस, राइट. तो वो साल भर ना पॉसिबल नहीं होता है उठ के पढ़ना. हमारा क्या था, हम वीकेंड्स पे आते थे, हमारा टारगेट्स था, एंड बिकॉज वी आर ऑलरेडी क्वाइट ओल्ड इन दिस प्रेपरेशन, सो वी कुड मैनेज. बट स्टार्टिंग में मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है दैट प्लीज़ कम एंड सिट इन द लाइब्रेरी, बिकॉज वो मोटिवेशन काफ़ी नहीं है. आप अपने आप को इतना मोटिवेट अभी इस वक्त नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग ऑफ दी जर्नी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतना नहीं कर पाओगे कि आप साल भर कर लो. ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और तो दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो. आपको हर दिन 8 घंटे पढ़ना है, आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आज बहुत अच्छी पढ़ाई होगी तो कल छुट्टी ले लेते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगा ना. आपको डेली, डे ऑन डे, ईयर ऑन ईयर ये चीज़ करनी है. तो वो चीज़ जब आप आते हो ना लाइब्रेरी में और आप देखते हो 10 लोग पढ़ रहे हैं, और इसका एक मेजर फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं एक लाइब्रेरी जाती थी जब यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो मैं नेशनल लाइब्रेरी मेरे घर के पास है, तो मेरे सामने एक लड़का बैठा करता था जो डेली एक मॉक देता था. और फोमो पता है ना, मुझे बड़ा उसे देख के लगता था यार ये डेली मॉक दे रहा है और मेरी सिलेबस ख़त्म नहीं हो रही है. दिस इज़ माई फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट की बात मैं कर रही हूँ. एंड ही वुड जस्ट सिट, एंड एक हफ्ते मैंने उसको देखा, नेक्स्ट वीक मैं भी एक पेपर लेके आ गई. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस. उसको कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा जो मुझे नहीं मिल रहा है. दैट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक हेल्प्स यू व्हेन यू सी अदर पीपल, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके स्ट्रैटेजीज़ क्या है, वो कहाँ से सीख रहे हैं. प्लस डिस्कशंस. I think we used to write 3 papers in one day, 2 GS पेपर, 1 essay पेपर. तो हम सुबह आते थे, हम शाम में निकलते थे, पेपर हमारा ख़त्म होता था, उसके बाद हम 1 घंटे डिस्कस कर रहे हैं नीचे खड़े होके कि आपने क्या लिखा, इसका आंसर क्या होगा. सो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है, और वो अकेले घर पे बैठ के आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके घर पे 10 लोग नहीं हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हो. अगर घर पे होते 5 लोग और तो आप बैठ जाते, बट यू आर डूइंग इट अलोन. सो बेटर टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल who are let's say as miserable as you right now. तो वो थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ेगा और एक कंपटीशन क्रिएट होगा. मेरा सजेशन है लाइब्रेरी इज़ द बेटर ऑप्शन. राइट. मेरे पास ऑप्शन नहीं था लाइब्रेरी आने का, मुझे जॉब जाना पड़ता था, तो मैं तो घर से ही की. लेकिन हाँ, अगर मुझे चांस मिलता तो आई वुड हैव प्रेफर्ड लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे वो होता है दूसरे लोगों को पढ़ते हुए देख के मुझे बहुत होता है कि मुझे पढ़ना है. तो इसीलिए मैं आती थी एडुक्रेट रेगुलरली सर से, मतलब क्योंकि इन लोगों को देख के मुझे लगता था कि यार ये लोग भी क्लियर कर जाएंगे और मैं नहीं कर पाऊँगी ना, मुझे बहुत चुभने वाला है, तो मुझे करना है. एनी मोर क्वेश्चंस? और कुछ? डन? हो गया? अभी प्योर आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूँ, वो मानूंगी वो सारे मैथ का वो काम हो गया. फिर वो सीसेट फिर से मैथ को शुरुआत में कैसे हम प्रिपेयर करें. मैं खुद प्योर मतलब आर्ट्स की बैकग्राउंड की हूँ, सो मैथ्स से जितना आपको डर लगता है, अंडरस्टैंड दैट. द थिंग इज़ कि मैं ये नहीं बता पाऊँगी 2023 CSAT कैसे क्लियर हुआ. मुझे खुद नहीं पता कि हाउ it cleared. I think 2 things help. One is my English was a little on the stronger side, तो वो थोड़ा हेल्प हो गया. और सेकेंडली मॉक्स भी हमने काफ़ी दिए थे, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक नॉलेज था कहीं लेटेंट जो उस दिन आ गया निकल के. बट अभी फॉर एनी वन हु इज़ नॉट गुड एट मैथ्स और इंग्लिश और वट एवर, CSAT आपको क्वालिफाई करना है. एंड 2023 वॉज द ईयर वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ने GS क्वालिफाई किया लेकिन CSAT नहीं क्वालिफाई किया है.
तो ओनली ऑनेस्ट एडवाइस जो मैं आपको दे सकती हूँ इज़ दैट अटेंड CSAT क्लासेस। उसका कोई शॉर्टकट या मैं आपको ये नहीं बोल सकती काम रहो ये रहो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको या तो आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, या तो नहीं आता है, सिंपल है, मुझे नहीं आता था। सो द ओनली ऑप्शन इज़ दैट यू हैव टू अटेंड CSAT क्लासेस एंड यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट। सो आपके पास वही ऑप्शन है, आपको ज़्यादा एफर्ट डालना होगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, आपको ज़्यादा मॉक्स देने होंगे एंड यू हैव 1 year बिफोर यू अटेम्प्ट आई गेस। सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ टाइम टू क्वालिफाई अ पेपर। हमें 100 नहीं लाना है, हमें 66 ला के पास करना है। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू गेट 67 और यू गेट 100, आपको बस पास करना है। सो आप मेहनत करो, आई थिंक क्वालिफाइंग तो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली CSAT के लिए मेरा एक ये रहेगा, मैं मैथ्स के लिए बोल नहीं सकती क्योंकि आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट और फिर मैंने बैंकिंग CGL वगैरह भी किया है, तो मैथ्स के लिए उतना प्रॉब्लम मेरा नहीं था। लेकिन CSAT में किसी के लिए भी डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ इंग्लिश करके निकल जाऊंगी या मैं सिर्फ मैथ्स करके निकल जाऊंगी। जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है CSAT में, यू कैन नॉट डू दैट। आप अपना स्ट्रैटेजी बहुत अजाइल रखो कि मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, जहाँ पे ज़्यादा मतलब उस टाइम पे मैं डिसाइड करूँ मैं दोनों करूँगी जितना मुझसे हो पाए, ऐसा रखो अपना स्ट्रैटेजी। कभी डिसाइड मत करके जाओ कि मुझे और क्वेश्चन को ना ईगो पे मत लो कि नहीं मैंने तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया था, ये कैसे नहीं हो रहा है। तुम वो उसको 10 मिनट लगा के करोगे, तुमको जितना मार्क्स मिलेगा, एक इजी चीज़ करोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो वो UPSC का पेपर ईगो दिखाने की चीज़ है नहीं। तो जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो। तो अपने आप को बहुत अजाइल रखो कि ये नहीं हो रहा था, आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। इस पर बहुत टाइम दे दिया है तो और 10 मिनट टाइम यहीं पे नहीं देना है मुझको। बी अजाइल, ये मैं बोलूँगी। डन और ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।